करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप सभी का इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना द्वारा संचालित भूगोल की क्लास में स्वागत है। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातें की थी, उनका वितरण भी आप उसे कह सकते हैं। तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में या उनके वितरण के बारे में जो बातें हम लोगों ने कल की थी, उसमें मुख्य जो भूमिका थी लैफबर्ट क्लब की परिकल्पना, लोथियन ग्रीन का समचतुष्फलक सिद्धांत, टेलर का विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का प्रभाव सिद्धांत। ठीक, ये सारी जो कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए विचार या उनकी परिकल्पना हम लोगों ने क्लास में कर थी। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो महाद्वीप और महासागर है वो वर्तमान स्वरूप में कैसे पहुँचे, उनकी क्या उत्पत्ति, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई और किस प्रकार उनमें उन्होंने आज का जो स्वरूप है वो प्राप्त किया। तो जिसमें से लोथियन ग्रीन पर भी सवाल आया है, वेगनर पर भी आया है और टेलर पर भी आया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, लोथियन ग्रीन पे तो कम आया है लेकिन टेलर और वेगनर में सबसे ज़्यादा है। सिंपली इसमें पेंजिया, पेंथालसा ऐसे नामों को ही पूछ लिया गया है। पेंजिया क्या था, पेंजिया कहाँ स्थित था, कौन सा काल था, वेगनर के सिद्धांत के संदर्भ में ये सब बातें पूछी जाती हैं। उसके बाद पेंजिया कब टूटा, टूटने के बाद कौन से टुकड़े हुए, उन टुकड़ों के क्या नाम रखे गए, कौन सा टुकड़ा उत्तर दिशा में प्रवाहित हुआ, कौन सा दक्षिण में प्रवाहित हुआ। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि जैसे हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका कौन से टुकड़े का भाग था, उसको किसके साथ जोड़ेंगे। कई बार ऐसा ऑप्शन दे रखे होते हैं कि नॉर्थ अमेरिका यानी सारे जो उत्तर दिशा वाले थे उन सबको या त्रिगुणाद आप कह सकते हो, जो लॉरेंशिया या गोंडवाना से टूटे तो लॉरेंशिया वाले कुछ पार्ट थे, 3 उनमें से दे दिया और 1 गोंडवाना में से दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा इसके साथ। तो इस टाइप से क्वेश्चन कई बार होते हैं। वेगनर के जो साक्ष्य थे, वेगनर ने बताया कि एक प्लस और प्रोलस वेजिटेशन के बारे में बताया था, लिविंग एनिमल के बारे में बताया था। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। कई बार चट्टान के बारे में दे दिया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको ये सब चीज़। तो उसी सिद्धांत को, उसी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कहें या उनका वितरण कहें, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए क्रांतिकारी सिद्धांत को आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसने भूगोल में क्रांति ला दी, आप कह सकते हैं भूगोल में एक नया आयाम, एक नई दिशा दी। इसमें हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बात कर रहे थे, महाद्वीपों की उत्पत्ति और उनके वितरण के बारे में बात कर रहे थे।
तो कल जैसे क्लास में हमने वेगनर के बारे में बात की थी, वेगनर था या टेलर के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। टेलर ने अपने विचार दिए थे, वेगनर ने अपने विचार दिए थे। तो उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में हम एक नया क्रांतिकारी सिद्धांत आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसने भूगोल में नए आयाम गढ़े, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और इससे भूगोल का, भू आकृति विज्ञान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होता है, एक बेस तैयार होता है। इसलिए इस सिद्धांत को आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और पेन और कॉपी लेके साथ में ज़रूर बैठिए। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप नोट करते रहिए और मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह भी नोट करा दूँगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत का बेस तो लगभग आप लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। बेस से मतलब वेगनर ने भी कुछ ऐसा ही बताया था कि जो ये सारे स्थलखंड हैं वो प्राचीन किस अवस्था में थे, पेंजिया, पेंथालसा, और कैसे उनमें प्रवाह हुआ और किस तरीके से ये वर्तमान स्थिति में आए। लेकिन उनके जो आधार थे, उन्होंने जो कुछ पैरामीटर्स लिए थे वो कुछ गलत थे, वो उतने तर्कपूर्ण नहीं थे। लेकिन ये सिद्धांत उन सारी चीज़ों की एकदम तर्कसंगत व्याख्या करता है, इसलिए ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और इस सिद्धांत के द्वारा हम बहुत सारी और जो अनसुलझे रहस्य थे उनको भी भूगोल में इस सिद्धांत के द्वारा ज्ञात किया गया, या हम उसके बारे में जान सकते हैं। और आगे क्या होने वाला है, संसार की क्या स्थिति, कैसे परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं, कौन सा महाद्वीप कहाँ खिसक सकता है, इसके बारे में भी हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक मीन्स टेक्टोनिक सिद्धांत, थ्योरी, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस बात पे आधारित है प्लेट। इसमें एक जो शब्द इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, प्लेट। प्लेट मतलब सिंपल एक टुकड़ा, एक भाग, एक पार्ट के लिए कहा गया है। और ये मैंने आपको अर्थ का, यहाँ पे ग्लोब का थोड़ा सा मॉडल दिखा दिया, और इसमें मैं यहाँ पे कुछ क्रस्ट में ऐसे दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ। ये क्रस्ट, मेंटल कोर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। तो जो जो टर्म मैं यूज़ करूँगा वो सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। क्रस्ट, मेंटल कोर, और क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, और उसी बाहरी भाग की हम बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का ये जो बाहरी भाग है, ठीक है, पृथ्वी का जो बाहरी भाग है ये स्थलखंड के छोटे बड़े बहुत सारे टुकड़ों से मिलके बना है। इन्हीं स्थलीय दृढ़ भूखंडों को रिजिड मास, रिजिड मास आपको जरूर याद रखना है, रिजिड मास, रिजिड मास, स्थलीय दृढ़ भूखंड। स्थलीय दृढ़ भूखंड सबसे पहली विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, यानी हम क्रस्ट और मेंटल का कुछ हिस्सा, उसकी बात कर रहे हैं। पृथ्वी का बाह्य भाग मोस्टली लोग उससे क्रस्ट से लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपर मेंटल भी आता है, तो हम उस भाग की बात कर रहे हैं। उसी भाग के जो ये टुकड़े हैं, आउटर सरफेस आप कह सकते हो, जो आउटर सरफेस है वो भूपर्पटी के या दृढ़ भूखंडों के छोटे बड़े बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बना है, जिन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और, आप इस तरह से कहें या ये कहें कि प्लेट की बात आपको समझ में आ गई कि प्लेट क्या है, जो स्थलमंडल है। और स्थलमंडल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्थलमंडल पृथ्वी की जो परपटी है, जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस से लेके 200 किलोमीटर तक का जो भाग होता है वो स्थलमंडल होता है। ठीक है, तो उस स्थलमंडल में क्रस्ट तो पूरा ही आ जाता है और थोड़ा सा पार्ट आपका मेंटल का भी आ जाता है। सही है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम ये कहें कि जो पृथ्वी का बाह्य भाग है वो विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलकर बना है, या हम कहें जो पृथ्वी का बाह्य भाग है उसमें विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी प्लेट्स या रिजिड मास के टुकड़े पाए जाते हैं।
जिनको हम प्लेट्स कहते हैं। तो पहले तो प्लेट की बात क्लियर होनी चाहिए, प्लेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में प्लेट है क्या। ठीक है, तो प्लेट आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी का जो बाह्य भाग है वो बाह्य भाग रिजिड मास यानी दृढ़ भूखंड, आप एक लाइन में परिभाषा कह सकते हैं कि स्थलीय दृढ़ भूखंड को ही प्लेट कहते हैं। पृथ्वी पर जो रिजिड मास के छोटे बड़े टुकड़े हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम प्लेट कह देते हैं। आप एक परिभाषा और भी कह सकते हैं, प्लेट ठोस चट्टान का वह विशाल और अनियमित भाग है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल से मिलकर बना है। अब थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गई होगी, मैंने क्या कहा कि प्लेट ठोस चट्टान का वह विशाल और अनियमित आकार का एक हिस्सा है या टुकड़ा है या एक भाग है जो महासागरीय और महाद्वीपीय स्थलखंडों से स्थलमंडल से मिलकर बना है। महासागरीय और महाद्वीपीय स्थलमंडल ये आप पहले पढ़ चुके हैं, महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। मैंने आपको दोनों बातों के बारे में बताया है कि महाद्वीप जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है वो महाद्वीप, और महासागर ये इसके पानी की बात नहीं हो रही है। जिस सतह तक ये पानी भरा हुआ है, जिस गहराई तक ये पानी भरा हुआ है वो महासागरीय क्रस्ट होता है। उसको हम समुद्र का नितल भी बोलते थे, समुद्र नितल या समुद्र सी फ्लोर। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है सी फ्लोर की बात हो रही है। तो प्लेट क्या है, प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल के बड़े और अनियमित आकार के टुकड़े हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं। अब प्लेट वाली बात समझ में आ गई। अब हमें एक बात ये पढ़नी है कि प्लेट्स का जो स्वभाव है, उनका नेचर है, उनके प्रवाह संबंधी जो गतिविधियां हैं। प्लेट्स में भी गति होती है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, डिटेल इसका भी बताऊँगा। प्लेट्स, ये सारी प्लेट जो हैं वो गतिशील अवस्था में पाई जाती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो प्लेट्स का जो नेचर है, इनका नेचर और इनकी विभिन्न प्रकार की गतियों को अध्ययन करने के लिए जो सिद्धांत बनाया गया, उसी सिद्धांत को हम क्या कह देते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आया होगा आपके कि प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। तो स्थलीय दृढ़ भूखंड के छोटे बड़े जो टुकड़े हैं उनको हम प्लेट्स कहते हैं, और इन्हीं प्लेट्स के द्वारा क्या है, पृथ्वी का बाह्य भाग बना हुआ है। और प्लेटों के स्वभाव, उनके प्रवाह संबंधी जो गतिविधियां हैं, उन सबको समझाने के लिए या समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए या उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जो साइंस या जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसको हम क्या कह देते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। टेक्टोनिक, विवर्तनिक, टेक्टोनिक वर्ड आप जब कभी भूकंप आता है पेपर में या कहीं न्यूज़ आप सुनते हैं तो टेक्टोनिक हलचल की बात आती है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप कोई पेपर में इस टाइप की कोई भी घटना आती है, पढ़ते हैं, तो उसमें जो टेक्निकल शब्द आता है उसको ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है। आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आपको इन सब बातों पे विशेष ध्यान देना है कि टेक्टोनिक वर्ड अक्सर आता है। तो टेक्टोनिक क्या, विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। विभिन्न प्रकार की प्लेट्स का जो मूवमेंट्स है उनको स्टडी करने के लिए क्या बनाया गया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वेगनर की जैसे बात थी तो वेगनर ने कहा महाद्वीपों में प्रभाव होता है, और अभी आपने पढ़ा कि प्लेट्स जो हैं वो महाद्वीप और महासागरीय स्थलमंडल है। तो इन पूरे में गति होती है, पूरी प्लेट में गति होती है। उस प्लेट की गति के कारण महाद्वीपों और महासागरों में खिसकाव या परिवर्तन उनके लोकेशन में होता है। ये चेंज वेगनर का और इनका है। दूसरा, वेगनर ने जो बल बताए थे वो भी सफिशिएंट नहीं थे इतने बड़े बड़े स्थलखंडों को प्रभावित करने के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वेगनर में और इस सिद्धांत में क्या अंतर है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्लेट क्या होता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का एक खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल से बना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अब क्वेश्चन देखिए, प्लेट के बारे में भी क्वेश्चन आया है, आप ज़रूर क्वेश्चन पेपर लेके बैठा कीजिए। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग या प्लेट नामावली, क्योंकि प्लेट भी अपने आप में नया है, सबसे पहले ये बात आती है कि प्लेट नामावली का प्रयोग किसने किया।
तो उसमें एक विद्वान थे जिनका नाम है टूजो विल्सन। टूजो विल्सन, ठीक है, टूजो विल्सन। (1965) ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। प्लेट नामावली का या प्लेट नाम सबसे पहले किसने लिया? टूजो विल्सन ने लिया। किस, बहुत सारी बुक्स में, मोस्टली इंग्लिश मीडियम की बुक्स में लिखा हुआ है J.T. विल्सन, तो आपको डरना नहीं है, यहाँ टूजो विल्सन लिखा हुआ है, यहाँ J.T. विल्सन लिखा हुआ है, तो इनका पूरा नाम है जेम्स टूजो विल्सन। जेम्स टूजो विल्सन, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, मोस्टली ये इतना नाम ज़्यादातर क्वेश्चंस में आता है, तो आपको टूजो विल्सन याद रखना है। और J.T. विल्सन भी आता है, लिखा हुआ है, तो आपको नहीं डरना है। सविंदर सिंह जी की बुक में, इंग्लिश मीडियम वाली में J.T. विल्सन लिखा है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि नाम बदल दिया, लेकिन जेम्स टूजो विल्सन, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि सर्वप्रथम जो प्लेट नामावली है उसका नामकरण या उसका यूज़ सबसे पहले किसने किया? तो वो टूजो विल्सन ने किया था। अब इसके बारे में एक मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ठीक है। ये तो बात यहाँ पे थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बहुत सारे विद्वानों के नाम, बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। किस विद्वान ने पर्टिकुलर किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उस बात को आपको याद रखना है। तो प्लेट नामावली का जो सर्वप्रथम उपयोग था वो किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। अब इनके बाद नाम आते हैं मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन का। उन्होंने अपने संबंधित विचारों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन को। मॉर्गन ने प्लेट किनारे शब्द का इस्तेमाल भी किया था, अभी आगे प्लेट सीमा, प्लेट किनारे, ये सब आएंगे। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन संबंधित विचारों का अध्ययन किया इन्होंने और एक नाम दे दिया। वो क्या नाम दिया? उसको नाम दिया प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ये भी आए हुए हैं, इसलिए आपको मैं बार बार इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि ये सब स्टार्टिंग अभी हो रही है और आपको समझ में आना चाहिए कि किस विद्वान का कहाँ पर योगदान था, किसने किस शब्दावली का प्रयोग किया था, वो चीज़ें आपको समझनी है। प्लेट टूजो विल्सन, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की अगर, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, श्रेय किसको जाता है? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन को 1967। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये अकेला एक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस सिद्धांत के द्वारा बहुत सारी जो चीज़ें थी उनको सॉल्व किया गया। जैसे अभी कल हम पढ़ रहे थे महाद्वीपीय विस्थापन, तो इस सिद्धांत के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन कैसे होता है, महाद्वीपीय विस्थापन कैसे हुआ, उसके बारे में हम एक बिल्कुल सर्वमान्य विचार निकल के आया कि प्लेट के द्वारा महाद्वीपों में विस्थापन होता है। इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई कि कैसे प्लेट के द्वारा महाद्वीप खिसकते हैं। अभी पूरा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा क्या होता है। आपको ये याद रखना है, इसके अनुप्रयोग कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिक के द्वारा किन किन चीज़ों को हमने का समाधान ढूंढा। जैसे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर या उनके वितरण को लेकर समस्याएं थी, तो वो सारी समस्या जो थी वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा सॉल्व हो गई। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा हमने क्या क्या सॉल्व किया। आपने महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट,
ये कल हम पढ़ चुके थे, तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया है कि कैसे होता है। अगला है समुद्र नितल प्रसरण। समुद्र नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अभी आगे आप देखेंगे। समुद्र नितल प्रसरण क्या है? नितल, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि नितल क्या होता है? ओशनिक फ्लोर, ओशन बॉटम, समुद्र की तली जहाँ तक पानी भरा हुआ है वो क्या होता है? नितल या फ्लोर या बॉटम। इसलिए आपको बहुत ध्यान इसको रखना है, नितल और तल। तल और नितल क्या होता है? समुद्र के या महासागर के संदर्भ में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहला क्या, ये सुलझी गुत्थी महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, समुद्र नितल प्रसरण, ये सब क्या है अभी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। अगला उन्होंने बताया द्वीपीय चाप, आइलैंड आर्क्स, द्वीपीय चाप। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। साथ साथ नोट करते रहिए आप लोग, ये सब आएंगे कि निम्न में से क्या प्लेट विवर्तनिक के द्वारा संभव है, क्या प्लेट विवर्तनिक किसकी व्याख्या करता है। तो 3 उसमें गलत और 1 इनमें से कोई एक सही वाला दिया होगा। तो आप कहेंगे द्वीपीय चाप का बनना, द्वीपीय चाप का बनना, या खाली द्वीपीय चाप लिख दीजिए। आइलैंड्स, आइलैंड आर्क्स। देखिए ये वाला हिस्सा, ये जापान और ये सारा फिलीपींस और जितने ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ से लेके यहाँ तक आइलैंड्स बिखरे हुए हैं, एक श्रृंखला है पूरी। आप देखिए आर्क जैसा लग रहा है। चाप, चाप जानते हैं, सर्किल, उसका कोई भी पार्ट हम ले लेते हैं वो आर्क होता है, तो उसी आर्क की बात हो रही है। तो द्वीपीय चाप, द्वीपीय चाप की बनना कौन समझा रहा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझा रही है। ठीक है, पहला महाद्वीपीय विस्थापन, दूसरा आपने देखा समुद्र नितल प्रसरण, तीसरा आपने देखा आइलैंड्स आर्क्स। अब उसके बाद महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। ओशनिक रिज, कटक समुद्र के अंदर आपने देखा है छोटे छोटे उभार होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं? महासागरीय रिज, ओशनिक रिज या महासागरीय कटक। वो भी अभी आगे आएंगे, वो कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उसको भी कौन बनने को कौन बता रहा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता रही है। महासागरीय खाइयाँ, आप सुन लीजिए, हर चीज़ नहीं लिख रहा मैं। महासागरीय खाइयाँ या ट्रेंचेज, आपने पढ़ा है कि मेरियाना ट्रेंच सबसे ज़्यादा गहरी ट्रेंच है उसमें वर्ल्ड में, तो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। और भी बहुत सारी खाइयाँ, ट्रेंचेस, डीप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वो जो ट्रेंचेस, डीप्स वगैरह हैं वो कैसे बनती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उस बात की व्याख्या भी कौन करता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत करता है। उसके अलावा पर्वतों का बनना यानी फोल्डेड माउंटेन का बनना, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, ये सारी टेक्टोनिक का मैंने आपको अभी बोला था टेक्टोनिक। तो टेक्टोनिक वर्ड जहाँ लिखा है इसका मतलब क्या है कि भूगर्भ में कहीं कोई उथल पुथल हो, अगर हो रही है, कोई हलचल हो रही है, तो वो सारी हलचल इंडोजेनेटिक फोर्स, याद कर लीजिए, इंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, इनडायरेक्टली यहाँ पे हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हम महाद्वीपों का विस्थापन भी समझ सकते हैं या समझ रहे हैं, समुद्र नितल कैसे फैल रहा है, कैसे विस्तार हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हो रहा है, आइलैंड आर्क्स कैसे बन रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन कैसे बन रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे हो रहा है यानी ज्वालामुखी उद्गार। फोल्डेड माउंटेन्स मीन्स मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति का बनना, ये हम प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के द्वारा ही समझते हैं। हिमालय का फॉर्मेशन, रॉकीज एंडीज, ठीक है। अल्पाइन क्रम आपको याद आ रहा होगा, कैलेडोनियन, सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन, इतने सारे क्रम के पर्वत आपको पढ़ाए गए थे एक दिन। तो उन्हीं में हमारे आज ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके द्वारा हम फोल्डेड माउंटेन कैसे बनता है वो सब चीज़ भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है।
अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट, अब उसका रोल कैसे, देखिए अभी मैंने आपको बताया, आप इसको अब सॉफ्टी वाला डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हम क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ चुके हैं, तो अभी आपसे क्या कहा कि जो आउटर पार्ट है, बाह्य भाग है, वो बाह्य भाग, ठीक है, बाह्य भाग, ये विभिन्न टुकड़े भी मैंने आपको बता दिए। ये टुकड़े ये क्या हैं, डिफरेंट प्लेट्स हैं, साइज में छोटी बड़ी, अलग अलग साइज़ के, अनियमित आकार भी अभी कहा था आपको एक डेफिनेशन में। तो अब अलग अलग सारी प्लेट्स हैं ये जो पृथ्वी के बाह्य भाग पर। अब अभी मैंने कहा गतिशील हैं, तो एक लाइन आपको और याद रखनी है। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में बताया था क्रस्ट मेंटल कोर, और उसके बाद मैंने एक चीज़ बताई थी LBZ कुछ होता है, लो वेलोसिटी जोन, और मैंने आपको उससे भी इम्पोर्टेंट बताया था कि एक माध्यम, एक स्थान होता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, इसको हिंदी में दुर्बलता मंडल बोलते हैं। हिंदी में इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं, डिफरेंट टुकड़े, छोटे बड़े जो भी साइज के हैं, वो क्या हैं, वो हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, क्षैतिज अवस्था में एस्थेनोस्फीयर पर गतिशील हैं, गतिमान है, गति कर रहे हैं, चलायमान है, गतिशील अवस्था में है। इतनी बात आपको माइंड में रखनी है। पृथ्वी की बाह्य सतह दृढ़ भूखंडों से बनी है, वही दृढ़ भूखंड के छोटे बड़े जो टुकड़े हैं उनको हम प्लेट्स कहते हैं। प्लेट्स का डिफरेंट टाइप्स का जो मूवमेंट है उनकी स्टडी हम प्लेट टेक्टोनिक्स में करते हैं, जिसमें प्लेट्स को टूजो विल्सन ने कहा, उसकी प्लेट टेक्टोनिक्स को मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने कहा, ठीक है। और अब ये जो मैकेनिज़्म कैसे होगा, इनका जो प्रोसेस है, इनकी जो क्रियाएं हैं वो कैसे होंगी, कैसे गतिशील होंगी, वो सब चीज़ों के लिए हमारे पास ये एक माध्यम है, एक मीडियम है, जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, जिसको आप जानते हैं कहाँ, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और क्रस्ट के बाद मेंटल, अपर मेंटल का कुछ भाग, और वहीं पर बताया था आपको कि ये जो होता है वो एस्थेनोस्फीयर होता है। तो आप ऐसे भी साधारण भाषा में कह सकते हैं कि प्लेट्स के जो या प्लेट्स हैं, या प्लेट्स के टुकड़े तो कहना ठीक नहीं है, प्लेट्स जो हैं वो एस्थेनोस्फीयर पर हॉरिजॉन्टली चल रही हैं, या गतिशील हैं, या चलायमान है। या आप सिंपल कह सकते हैं कि प्लेट्स जो हैं वो एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं। अब यहाँ जब बात हो गई तैरने की या चलने की, गतिशील होने की, तो अब सीधी सी बात है कि प्लेट के ऊपर जो कुछ होगा, जब प्लेट चलेगी तो वो चीज़ें भी चलेंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अब आपको रखना है कि इस जो स्थलीय दृढ़ भूखंड है उन्हीं को हम प्लेट कहते हैं, और वो जो प्लेट्स हैं उन्हीं बहुत सारी विभिन्न प्लेट से मिलकर पृथ्वी का बाह्य भाग बना हुआ है, और वो सारी की सारी जो प्लेट्स हैं वो कहाँ, एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं। ये एस्थेनोस्फीयर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एस्थेनोस्फीयर है, इस पर प्लेट्स तैरती रहती हैं। एस्थेनोस्फीयर के बारे में आपको एक बात बताई थी कि एस्थेनोस्फीयर में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और वहाँ पर जो रॉक्स जाती हैं वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब आप देखिए, जब ये एस्थेनोस्फीयर का में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ये इसका निचला भाग इसके टच में आएगा, तो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगेगा, और मेल्ट होने लगेगा तो क्या होगा, इसमें कुछ गति उत्पन्न होने की संभावना हो जाएगी। गति क्यों होती, क्या होती है, इसको डिटेल में अभी बताऊंगा आगे क्लास में ही, लेकिन इतना सा आपको ध्यान, ये माइंड सेट करके चलना है कि हम जब प्लेट को पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं वहाँ पर है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि प्लेट्स जो हैं वो एस्थेनोस्फीयर पर हॉरिजॉन्टली चलती हैं या गतिशील हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब हाँ, अब उसके बाद अभी आपसे मैंने कहा कि जब ये प्लेट चलेगी तो प्लेट के साथ साथ क्या होगा, इसके ऊपर जो भी भाग होगा वो भी चलेगा। तो प्लेट बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, कोई छोटे टुकड़े नहीं है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े, इतने बड़े टुकड़े कि इसमें पूरे पूरे महाद्वीप भी समा जाते हैं।
पूरा जो बाह्य भाग है वो डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप्स के टुकड़ों से मिलके बना है। तो उसमें कुछ जो अभी तक निष्कर्ष निकाला गया है तो 7 टुकड़े, 7 पार्ट्स बहुत बड़े बड़े विशाल खंडों के रूप में पाए गए हैं, और लगभग 20 या कुछ बोल देते हैं कुछ भाग छोटे छोटे टुकड़े पाए गए हैं। नासा ने लगभग 100 की संख्या बताई है प्लेट्स की, लेकिन 7 तो जो बड़े बड़ी प्लेट्स हैं उनके बारे में तो कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद रूप से सब मानते हैं। और लगभग 20 प्लेट्स और ऐसी हैं नोन जो छोटी छोटी प्लेट्स वर्ल्ड में ढूंढ ली गई है, जिनका आज एक मैप मैंने आपको यहाँ लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं ये सिर्फ वर्ल्ड का मैप नहीं है, ये प्लेट्स का मैप है। सारा प्लेट्स इसमें पूरा बना है, अभी बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल इतनी बात मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होगी कि प्लेट्स का क्या सिस्टम हो रहा है। अब आपको मैं अभी फिर से ये बात बता रहा हूँ कि प्लेट्स के चलने पर प्लेट के ऊपर महाद्वीप या महासागर स्थित है। तो जो महासागरीय भाग है उसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर से और 100 किलोमीटर तक मानी जाती है, और महाद्वीपीय भाग है उसकी लगभग 200 किलोमीटर तक मानी जाती है। महाद्वीपीय प्लेट जो हैं वो हल्के माने जाते हैं और महासागरीय जो हैं वो भारी माने जाते हैं। इतनी बातें आपको अपने दिमाग में लेके चलनी है, और फिर हम अपना आगे की बात स्टार्ट करेंगे। अब एक नई बात आपको और समझनी है कि प्लेट कोई भी टुकड़ा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्लेट है उस पर सिर्फ महाद्वीप ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक टुकड़े पे पूरा महाद्वीपीय भाग हो, कॉन्टिनेंटल हो। कोई प्लेट ऐसी है उसमें पूरा महासागर हो, और कोई प्लेट ऐसी है जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों पाए जाते हैं। तो प्लेट्स के टाइप अगर आपसे पूछे जाएँ तो आप बता सकते हैं कितने होंगे। एक टाइप होगा कि ये प्लेट कैसी हो सकती है, महाद्वीपीय हो सकती है। एक प्लेट कैसी हो सकती है, महासागरीय हो सकती है। और तीसरा टाइप कैसा हो सकता है, महाद्वीपीय और महासागरीय। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लेट टोटली कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है, प्लेट ओशनिक प्लेट हो सकती है, और प्लेट कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट ये टाइप की भी हो सकती है। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्लेट हल्की कौन सी भारी, ये मैंने आपको अभी बताया। जिसमें महासागरीय प्लेट है उसकी मोटाई कम होती है लेकिन वो भारी होती है, बेसाल्ट की बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जो महासागरीय प्लेट है उसकी मोटाई तो कम है, अभी आपको बताया 5 से 100 किलोमीटर, लेकिन वो कैसी होती है, भारी होती है, बेसाल्ट की बनी होती है। ये आपको याद रखना है। महासागरीय प्लेट बेसाल्ट की बनी होती है, भारी होती है, और मोटाई उसकी कैसी होती है, कम होती है। और महाद्वीपीय प्लेट जो है वो कैसी होती है, वो हल्की होती है और मोटाई उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है। महासागरीय प्लेट की जो मोटाई है वो कैसी होगी, महासागरीय प्लेट की मोटाई कम और महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई ज़्यादा। महासागरीय प्लेट भारी और महाद्वीपीय प्लेट हल्की, जो ग्रेनाइट की बनी होती है। महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट की बनी होती है। आपको ये इसका ध्यान रखना है इस बात का। अब हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि प्लेट के बारे में अभी मैं आपको बता रहा था कि कोई प्लेट, अब मैं पहले आपको यही बता दूं कि प्लेट मेन है कौन कौन सी। तो आप बड़ी प्लेटों के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे एक बात और मैं समझा दूं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पर ये डिफरेंट, इसका ये अपर पार्ट है, बिल्कुल आप बाहर ये वाला हिस्सा आप इसको मान सकते हैं पृथ्वी का बाहर वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा। तो ये जो हिस्से हैं जहां आपको ये महाद्वीप और महासागर का वितरण दिख रहा है, इसको आप भूल जाइए। इसका नीचे वाला भाग उसको आप प्लेट मानिए। तो वो इस टाइप से ऐसे आपस में जुड़ा हुआ हिस्सा होगा। ये डिफरेंट टाइप की प्लेट्स हो गई, कैसी भी स्थिति में हो सकती हैं, कैसी भी शेप में हो सकती हैं। और कैसी शेप में है वो शेप आप देखिए, ये स्थिति। अब आप इसमें सारे कॉन्टिनेंट को छोड़ दीजिए, आप ये बाउंड्री देखिए। कहीं आपको रेड बाउंड्री दिख रही है, कहीं ग्रीन दिख रहा है, ये कहीं कहीं ब्लैक दिख रहा है। तो ये जो टुकड़े हैं, ये सारे ये टुकड़े, ये सब टुकड़े क्या हैं, ये सारी प्लेट्स हैं। ये सारी प्लेट्स हैं। ये जिसमें यूरेशियन प्लेट,
अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक या प्रशांत प्लेट, ये आपका अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेट्स मिलती हैं, जिनमें आप इनको लिख लीजिए। अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट के साथ साथ उसके आसपास का जो महासागरीय भाग है, देखिए ये अंटार्कटिक प्लेट लिखा है और इसकी जो बाउंड्री है वो ये है, ये सारी अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है? यहाँ है अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसकी बाउंड्री इस प्लेट की ये है। तो इसमें देखिए इसके आसपास का जो सागर है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मान लीजिए अगर ये अंटार्कटिक प्लेट है तो इस अंटार्कटिक प्लेट का इतना हिस्सा तो अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, और बाकी का जो हिस्सा है वो कैसा हो गया? सागरीय भाग हो गया। तो इस प्लेट पे महाद्वीप भी है और सागर भी है। तो प्लेट का नाम हम नामकरण कैसे करते हैं? उस प्लेट पर जितना हिस्सा ज़्यादा है, महाद्वीपीय भाग ज़्यादा है तो महाद्वीपीय प्लेट कह देते हैं, और लगभग बराबर है तो महाद्वीपीय महासागरीय कह देते हैं, और टोटली महाद्वीप है तो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल प्लेट है ही। आप लिख सकते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, महासागरीय, महाद्वीपीय प्लेट, और ये ओशनिक प्लेट, और इसको महासागरीय प्लेट भी कह देते हैं। उसके बाद अगला महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक प्लेट। अब याद रहेगा, ठीक है, जिनमें से इनकी प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो कैसी होती है? ग्रेनाइट की बनी होती है और हल्की होती है, लेकिन मोटाई उसकी ज़्यादा होती है। महासागरीय प्लेट जो है वो कैसी होती है? वो भारी होती है, मोटाई उसकी कम होती है, लेकिन किसकी बनी होती है? बेसाल्ट की बनी होती है। अब ये बात भी मैंने आपको बता दी कि किसी प्लेट का स्वभाव अगर महाद्वीपीय है, उस पर महाद्वीप ज़्यादा है तो महाद्वीपीय प्लेट, उस पर महासागर ज़्यादा है तो महासागरीय, और अगर इन दोनों के साथ में जो पार्ट ज़्यादा होता है उसके नाम पे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। नहीं, महाद्वीप भी है और महासागर भी है तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। जैसे कि प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट है, वो पूरी की पूरी कैसी है? वो महासागरीय प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट जो है वो लगभग पूरी की पूरी कैसी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें देखिए इंडिया का ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड और ये न्यू गिनी और ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। बाकी का हिस्सा आप देखिए सारा का सारा सागरीय है, तो इसलिए इसको महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि महाद्वीपीय प्लेट का एग्जाम्पल पूछा गया है ऑप्शन देके, और उसके बाद महासागरीय पूछा गया है और महाद्वीपीय महासागरीय पूछा गया है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसमें एक और बात आती है कि ये जो प्लेट्स हैं इनकी बाउंड्री डिफरेंट माउंटेन, यानी फोल्डेड माउंटेन आप कह सकते हैं, फोल्डेड माउंटेन है, ट्रेंचेस है, फॉल्ट वैली है, ठीक है। जो ये प्लेट की बाउंड्री बन रही है, एक प्लेट को दूसरी प्लेट से कैसे हम उसका सीमांकन करेंगे, क्या बाउंड्री बनेंगे, कैसे सीमा, कैसे कहेंगे ये यूरेशियाई प्लेट है और ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, तो इनके बीच में कोई ना कोई सीमा आ रही है, तो उसका निर्धारण भी कोई करता होगा। जैसे यहाँ हिमालय कर रहा है, यहाँ आइलैंड्स कर रहे हैं जिनमें कुछ एक्टिविटीज़ वॉल्केनिक टाइप की भी हो रही हैं, भ्रंश भी मिल रहा है, ट्रेंचेस भी मिल रही हैं। मेरे यहाँ ट्रेंच की बात करें तो यहाँ मिलती है। तो ये सब क्या कर रही हैं, हर स्थान पर आपको ऐसे मिलेगा। कहीं पे रिज हैं, कटक हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो प्लेट की सीमाएं बना रहे हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि प्लेट की सीमाएं जो बनाने वाले स्थलखंड है वो क्या क्या होते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम रिलीफ भी साथ साथ पढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो
हाँ, इसके बाद हम बता रहे थे प्लेट के बारे में, आपको बता रहे थे कि प्लेट कौन कौन सी हैं। तो 7 बड़ी प्लेटों के बारे में आप लिख लीजिए। सबसे पहली बड़ी प्लेट की बात अगर हम करें तो वो कौन सी होती है, ये अंटार्कटिक प्लेट। नंबर 1 अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट इसके बारे में मैंने आपको बताया, आप मैप में यहाँ देख सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, वाइट वाला पोर्शन, उसके आसपास का जो ये सब दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसी अंटार्कटिका के आसपास का जो भाग है वो सब मिला के क्या बन रहा है, अंटार्कटिक प्लेट बन रही है। तो अंटार्कटिक प्लेट एक बड़ी प्लेट में इसकी गिनती है। दूसरा, आप अमेरिका से स्टार्ट कर दीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो आप लिख दीजिए उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट यहाँ से देख लीजिए आप। उसके बाद उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, अंग्रेजी में आप अपने आप लिखते रहिए साथ साथ, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी, इसमें कुछ ऐसा टेक्निक नहीं है जो इंग्लिश में मैं अलग से लिखूं। उसके अलावा आप यहाँ लिखिए ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। आप इसको देखते भी रहिए कहाँ कहाँ इनकी स्थिति कैसे है, बाउंड्री कहाँ कहाँ है। उसके बाद अफ्रीकी प्लेट, उसके बाद इसको लिख दीजिए यूरेशियाई प्लेट, देखते भी रहिए साथ साथ यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, अगली प्रशांत प्लेट, और अगली भारतीय या इंडो ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड पूरा नाम इस तरह से भी कई बार आता है, या आप इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह सकते हैं, या आप खाली इंडियन प्लेट भी कह देते हैं कई बार। ये एकमात्र ऐसी प्लेट है जो भारत देश के नाम पे है, इंडियन प्लेट के नाम पे है। इसी तरह से इंडियन ओशन भी एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। तो ये आपको और ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो अब आप देखिए कि 7 प्लेट आपके सामने बड़ी प्लेट दिखाई दे रही हैं, जिनका अंटार्कटिक प्लेट, आप लोकेशन उसकी देखते रहिए। ये बाउंड्री जो है, ये वाला मैप बहुत काम का है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सारी प्लेट के जो ये बाउंड्रीज़ हैं, इन्हीं बाउंड्रीज़ पे सारी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, सारी जो विवर्तनिक हलचल हैं, विवर्तनिक गतिविधियाँ हैं, वो सब कहाँ होती हैं, इन प्लेट के किनारों और इनकी सीमाओं पर ही होती हैं। तो प्लेट का पूरा डिटेल आपको पता हो कि कुल मिलाकर जो अब तक नॉन हमारे पास प्लेट्स हैं, वो बड़ी प्लेट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 7 हैं, जिनमें से 7 महाद्वीप आपने सुने ही हैं। उसी तरह से आप थोड़ा इनको कोरिलेट कर सकते हैं, जबकि महासागरीय प्लेट भी हैं तो थोड़ा सा कोरिलेट इससे आप कर सकते हैं। तो अंटार्कटिक प्लेट का मतलब आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिकी प्लेट, आप देखिए ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है पूरी। अब देखिए बीच में ये जो अलग छोटे छोटे भाग दिख रहे हैं, ये वाले ये सब क्या हैं, और छोटी प्लेट। तो अभी आपको बताया कि जो बाह्य भाग है पृथ्वी का, वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ के टुकड़ों से बना है, प्लेट्स से बना है। तो वही प्लेट्स हैं ये, जिनमें 7 बड़ी निकाली, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट या भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। 7 बड़ी आप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया,
यूरोप और एशिया अलग अलग प्लेट नहीं है, यूरोप और एशिया यानी यूरेशियन प्लेट कहा जा रहा है। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूरोप और एशिया अलग अलग प्लेट नहीं है, यूरेशियाई प्लेट है वो, ये बाउंड्री बन रही है उसकी। ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यहाँ, ये प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट भी आप ऐसे देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट है, इसमें सारा ये वाला हिस्सा आ जाता है। तो ये कैसी हो जाती है, पूरी महासागरीय प्लेट हो जाती है। प्लेटों की विशेषताएं, प्लेटों के प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो प्लेट जिस स्थलखंड पर जितना हिस्सा है, महाद्वीप का है तो महाद्वीपीय प्लेट होगी, महासागर का है तो महासागरीय प्लेट होगी, और अगर महाद्वीप महासागर दोनों है तो उसको हम महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कहेंगे। ये उदाहरण सहित मैंने आपको अभी बताया है, जो क्वेश्चन भी आए हैं और सीधा सीधा आपको जवाब यहाँ से मिल रहा है। तो यूरेशियाई प्लेट, ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, पैसिफिक प्लेट। अब आप देखिए इसमें एक खास बात, पैसिफिक प्लेट तो है लेकिन अटलांटिक प्लेट नहीं है। इसका रीजनल स्टडी, वर्ड रीजनल स्टडी बहुत संभल के आपको रोज़ करनी है, रोज़ उसको याद करना है, रोज़ समझना है कि कैसे हम इसको जो नोन वर्ड है उसके साथ इन चीज़ों को हम मैच करेंगे। तो आपने महाद्वीप महासागर देख लिया, उनके नाम पे याद कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि कौन से हिस्से में क्या है, कौन से हिस्से में क्या पार्ट है, उसी के नाम पे है। देखिए अटलांटिक महासागर के बीचों बीच से एक बाउंड्री जा रही है, तो ये पूरा हिस्सा यहाँ तक का जो किस में आता है, आप देखिए ये अटलांटिक महासागर है पूरा, और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से यहाँ वाला भाग नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और इक्वेटर से यहाँ वाला भाग साउथ अटलांटिक ओशन। अब आप देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच से बाउंड्री जा रही है, और साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच से भी बाउंड्री जा रही है। और वो बाउंड्री किसकी है, इधर देखिए नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, और यहाँ अफ्रीकी प्लेट, इधर यूरेशियाई प्लेट, इधर साउथ अमेरिकी प्लेट। तो इसका मतलब क्या है, अटलांटिक महासागर जो है वो दो हिस्सों में बटा है, कुछ भाग उसका नॉर्थ अमेरिका के साथ, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट के साथ, कुछ भाग उसका यानी जो उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का कुछ भाग नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ है, और कुछ भाग इसके यूरेशियाई प्लेट के साथ है। और यहाँ पर जो है ये साउथ अटलांटिक ओशन, इसका कुछ भाग साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ है और कुछ भाग अफ्रीका के साथ है। अटलांटिक ओशन में नॉर्थ अटलांटिक का भी कुछ भाग अफ्रीका के साथ है, और साउथ अटलांटिक का भी कुछ भाग अफ्रीका के साथ है। ठीक है। पैसिफिक ओशन अपने आप में एक प्लेट का काम कर रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके साथ आप देखिए ये कहाँ, इसके साथ महासागर, ये सागर वाला सागर, ये भाग जो है वो जुड़ रहा है। इधर आर्कटिक वाला भाग जो है वो कुछ भाग उसमें यूरेशियाई प्लेट के साथ है, और कुछ भाग इसमें नॉर्थ अमेरिकी प्लेट के साथ है। इसलिए इस पूरे वर्ल्ड के मैप को आपको ध्यान से ये बाउंड्रीज़ के बारे में ही याद करना है कि ये बाउंड्रीज़ कहाँ कहाँ से कैसे हैं। तो अब आपको मुझे लगता है जो 7 बड़ी प्लेट्स हैं, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट यानी अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत या पैसिफिक प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, 7 बड़ी प्लेट्स हो गई, और उसके अलावा लगभग 20 छोटी प्लेट्स भी हैं, वो अभी बताऊंगा कौन कौन सी हैं। देखिए अब छोटी प्लेट्स के बारे में, अब आपको रीजनल स्टडी काम आएगी, जो आपको वर्ल्ड रीजनल स्टडी के बारे में डेली कहता हूँ कि आप पढ़ते रहिए। देखिए नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, इनके साथ यहाँ देखिए कैरेबियन सी आता है, कैरेबियन सागर, कैरेबियाई सागर देख सकते हैं आप। वेस्ट इंडीज़ जानते होंगे, वेस्ट इंडीज़ पढ़ा होगा आपने। तो वेस्ट इंडीज़ की जो क्यूबा है, हैटी है, ये सारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे हैं वो कहाँ हैं, यानी मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ में जुड़ा हुआ जो सागर है इसको हम क्या बोल देते हैं, कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। तो अब आप देखिए वहीं कैरेबियन प्लेट है। तो याद करना कितना इजी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उनके बीचों बीच में ये जो भाग जुड़ा हुआ है वो कौन सा आ रहा है, कैरेबियन प्लेट। इन प्लेट्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से ये पूरा मैप याद करना है। उसके बाद देखिए नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट
ये देखिए साउथ अमेरिका के आप क्या कहेंगे, इसको पश्चिम कह देंगे, क्योंकि मैप पढ़ने के लिए आपको बताया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप इसको पश्चिम कह देंगे। और पश्चिम की बात करेंगे तो कौन सा ओशन आ गया, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में आप देखिए ये वाला भाग पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है रही, पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री यहाँ तक है, और ये जो हिस्सा आ रहा है वो नाज़का प्लेट का आ रहा है। नाज़का प्लेट जो हमने अभी 7 बड़ी प्लेट पढ़ी हैं, उनके बाद छोटी प्लेट्स पढ़ रहे हैं। तो छोटी प्लेट्स में क्या कौन कौन सी हैं, वो कुछ इम्पॉर्टेंट नेम जो अब तक नोन है वो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, उनका लोकेशन समझाने की, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत काम आएगी, आपको ध्यान रखना है। नाज़का प्लेट हो गया। उसके बाद देखिए कोकोज़, कैरेबियन नाज़का, यहाँ छोटा सा एक भाग ही दे रखा है, वो क्या है, कोकोज़ प्लेट। कोकोज़ लिखा हुआ है, कोकोज़ प्लेट। कैरेबियन, नाज़का, कोकोज़, जुआन डी फूका। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, ये देखिए यहाँ ये भी प्रशांत महासागर के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कैसा है, इसका क्या नाम है, जुआन डी फूका प्लेट। कैरेबियन, नाज़का, कोकोज़, जुआन डी फूका। और एक और स्कोशिया। स्कोशिया आप मैं लिख दे रहा हूँ, कैरेबियन, कैरेबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, जुआन डी फूका। उसके अलावा ये स्कोशिया और कोकोज़ और स्कोशिया। ये सब नाम इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। बड़ी प्लेट्स के साथ छोटी प्लेट्स को कहाँ कहाँ आपको मैच कराना है वो यहाँ पे एक कोशिश की गई है आपको समझाने की। तो आप देख लीजिए कैरेबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, कोकोज़ प्लेट, स्कोशिया प्लेट, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए एक अरेबियन प्लेट, अरेबियन, एनाटोलियन प्लेट, एनाटोलिया प्लेटू आपने पढ़ा होगा, एनाटोलिया प्लेटू भी आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड रीजनल स्टडी में। अब उसको देखिए प्लेट का नाम भी दिया गया है अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट में तो कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ रही होगी, सिंपल है। उसके अलावा फिलिपाइन प्लेट, ये प्लेट भी आपको बहुत काम आएगी, ये काफ़ी पूछी जाती है। फिलिपाइन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, ये सारी लोकेशन भी आप देखते रहिए। अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरेबियन, नाज़का, जुआन डी फूका, कोकोज़, स्कोशिया, ये सारा यहाँ पर था, आपने देख लिया, समझ लिया। उसके अलावा अरेबियन, एनाटोलियन, फिलिपाइन, बिस्मार्क, लगभग ये कुछ नाम मैंने आपको बताए छोटी और बड़ी प्लेट्स के। तो 7 बड़ी और लगभग ये कुछ छोटी प्लेट, इनका एक मैप आपको दिखाया। इस मैप को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी प्लेट की बाउंड्री कहाँ पर है, क्या स्थितियाँ हो रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि प्लेट का मैकेनिज्म क्या है, प्लेट की कैसे स्थितियाँ बन रही हैं, कि ये कैसे सारा जो अभी बताया कि इससे महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, इससे ज्वालामुखी बन रहा है, या इससे महासागर जो फोल्डेन माउंटेन है वो बन रहे हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो अब आप देखिए कि जब ये सारी प्लेट्स आपस में सटी हुई हैं, मान लीजिए इस टाइप से हैं, जब ये इस टाइप की स्थिति में है और इनमें अलग अलग गति हो रही है, गति की दिशा सारी प्लेट्स में एक जैसी नहीं है, गतियाँ हो रही हैं और गति की दिशा पूरी सारी प्लेट्स में एक जैसी नहीं है। कोई एक दूसरे से अलग भी जा सकती हैं, ऐसे भी जा सकती हैं, कोई दोनों एक दूसरे की तरफ भी आ सकती हैं,
और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेट इधर जा रही है और दूसरी प्लेट इधर जा रही है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर पर हॉरिजॉन्टली तैर रही हैं या चलायमान स्थिति में हैं। तो क्या होगा, उनमें गति हो रही है, और गति हो रही है तो वो सारी आपस में सटे हुए टुकड़े हैं, तो कोई टुकड़े एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं, कोलिजन हो सकता है उनमें, कोई टुकड़े एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। और मान लीजिए प्लेट की स्थिति इस टाइप से है अगर, तो यहाँ देखिए कि कुछ प्लेट के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में गति है तो ऐसे जा रहे हैं, एक ही दिशा में गति यहाँ आ रही है तो क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं, और कुछ टुकड़े एक दूसरे से अलग अलग ऐसे चले जा रहे हैं। तो यही मैकेनिज्म है, वो आपको ध्यान रखना है कि प्लेट्स में, प्लेट्स की जो बाउंड्री है, जो मार्जिन है, सीमाएं हैं, किनारे हैं, तो उन सीमाओं और किनारों पर जो भी गतिविधियां होती हैं वो प्लेट की सीमाओं और किनारों पर ही होती हैं, बीच में कुछ नहीं होता है। सारी आप देखिए, यहाँ आप देखकर एक आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिए फोल्ड, अगर हिमालय पर्वत की स्थिति यहाँ और प्लेट का किनारा, यूरेशियाई प्लेट और ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इन दोनों की बाउंड्री है और इसी बाउंड्री पर हिमालय बना है। रॉकीज एंडीज आप देख लीजिए, यहाँ ये प्लेट के किनारे हैं, ये प्लेट के किनारे हैं, दोनों प्लेट बाउंड्री है सारा सिस्टम, रॉकीज एंडीज माउंटेन। ये क्या है, मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, ये पूरा, तो ये क्या है, प्लेट बाउंड्री पर है। ये आइलैंड आर्क्स, द्वीपीय चाप और फेस्टून्स बोलते हैं, आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स, गुच्छे, द्वीपों के गुच्छे, ये सारे गुच्छे कहाँ हैं, ये सब प्लेट के किनारों पर हैं। फिलिपाइन, ये इसमें जो ट्रेंचेस वगैरह हैं, मेरियाना ट्रेंच और ये सब इसी हिस्से में है। तो कहाँ है, प्लेट के सीमा और किनारे, बाउंड्री और मार्जिन्स पर है। यहाँ देखिए आपका अंडमान निकोबार और ये सारा जो है, ये सब प्लेट बाउंड्री पे, इंडोनेशिया मलेशिया वाला ये पोर्शन, ये सब, न्यूजीलैंड ये कहाँ, प्लेट मार्जिन पे। द्वीप है, कैसा द्वीप है, क्या विशेषता उसकी है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए प्लेट के बारे में आपको मैंने बताया था कि क्या है, ये सारे टुकड़े स्थलमंडल के, जो महाद्वीपीय महासागरीय किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब आप देखिए अगर इन टुकड़ों में अलग अलग दिशाओं में गति हो रही है और ये आपस में सटे हुए थे, और यहाँ एस्थेनोस्फीयर है, इस एस्थेनोस्फीयर में तापमान बहुत ज़्यादा है और कुछ मैग्मा भी, कुछ लिक्विडिफाइड स्टेट्स में रॉक्स भी आपको यहाँ मिलेंगी। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस हिस्से में जो भी रॉक्स होंगी वो कैसी होंगी, वो सेमी सॉलिड कंडीशन में होंगी। अब आप देखिए इनमें जब गति हो रही है तो क्या है, दो विपरीत दिशाओं में गति हो रही है। जब विपरीत दिशाओं में गति होती है, ये अलग अलग बढ़ी, इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसी डायग्राम का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखिए कि प्लेट का टुकड़ा यहाँ पर है और ये इधर बढ़ा और यहाँ बिल्कुल सटे हुए थे, अब इनमें गैप आया, तो इस एस्थेनोस्फीयर में जो मैग्मा भरा हुआ था वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और अगर मान लीजिए महासागर में स्थिति ऐसी है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो ये पानी यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये, इसको छोड़ दीजिए, इतना ही समझिए कि दो टुकड़े अलग अलग हो रहे हैं और इसमें मैग्मा जो गैप आएगा उसमें भरना शुरू होगा। जब मैग्मा इसमें भरना शुरू होगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा और जमता चला जाएगा, और जमने से क्या होगा, ये देखिए प्लेट की स्थिति, दोनों प्लेट के दोनों किनारों की तरफ ये मैग्मा चिपक गया, बेसाल्ट बन गया, और इस प्लेट की देखिए क्या हुआ, क्षेत्रफल इसका बढ़ गया, इसकी जो लिमिट थी वो बढ़ गई। यहाँ से प्लेट अलग अलग चली और यहाँ इनमें गैप आया, और गैप आने पे क्या हुआ, जो एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा था वो इस दरार में को भरने का प्रयास करेगा और ठंडा होता रहेगा, जमता रहेगा, जिससे क्या होगा, प्लेट के दोनों किनारे थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। तो इसमें निर्माण हुआ, रचना हुई, कंस्ट्रक्शन हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक है, रचनात्मक प्लेट किनारा। क्यों हम रचनात्मक प्लेट किनारा कह रहे हैं, क्योंकि उसमें रचना हो रही है, इसको हम अपसारी या डाइवर्जेंट भी कहते हैं। तो पहला नाम आप देख लीजिए इसको, रचनात्मक, रचनात्मक प्लेट किनारा। जिसको हम अपसारी, डाइवर्जेंट
प्लेट किनारा कह दीजिए या सीमा कह दीजिए, बाउंड्री सीमा कह दीजिए आप, बाउंड्री। ठीक है, और यहाँ इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कह देते हैं। तो इसमें क्या स्थिति हो रही है? इसमें स्थिति हो रही है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तब उनमें क्या हो रहा है, जो एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा है वो उनके बीच आता है और भरना शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्रिया जब महासागर में हो रही है, कहाँ? अटलांटिक महासागर में। आप देखिए ये प्लेट इधर, ये देखिए एरो बना हुआ है, और यहाँ देखिए एरो बना हुआ है। एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, तो इनके बीच क्या होगा? एक दरार उत्पन्न होगी, एक गैप आएगा, उस गैप में एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा भरने लगेगा, और मैग्मा भरने लगेगा, ठंडा होता रहेगा, जमता रहेगा, फिर प्लेट खिसक रही है, फिर मैग्मा भर रहा है, जम रहा है, ठंडा हो रहा है, तो प्लेट बढ़ती चली जा रही है अलग अलग दिशाओं में, उसके बीच में मैग्मा जमता चला जा रहा है। तो क्या हो रहा है? प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ता चला जा रहा है, प्लेट हटती जा रही है, मैग्मा इस तरह से ऊपर भी निकल आएगा। यहाँ पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर ये कुछ उभार निकल के आ गया। ठीक है, तो वो क्या है? वो कटक का निर्माण होता है, और आप देखिए तली का फैलाव भी हो रहा है। इसी दो प्लेट के विपरीत दिशाओं में जाने पर जब एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा उस सतह पर आने लगता है, जमना शुरू हो जाता है, जमकर क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, तो उस क्रिया को, उसको हम क्या कह देते हैं? समुद्र नितल का फैलना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर समुद्र नितल का फैलना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में आपको बताया था। तो वो कहाँ हो रहा है? रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र नितल का फैलना, समुद्र की तली का विस्तार। ठीक है, समुद्र नितल का फैलना या समुद्र की तली का विस्तार, इसको विस्तरण तल भी कह देते हैं। और आप देखिए सबसे अच्छा कहाँ? अटलांटिक महासागर में स्थिति मिल रही है कि एक तरफ उसके ये अमेरिकी प्लेट अलग दिशा में जा रही है, अफ्रीकी प्लेट अलग दिशा में जा रही है, यूरेशियाई प्लेट अलग दिशा में जा रही है, और यहाँ से क्या? साउथ अमेरिकी अलग, और यहाँ से अफ्रीकी अलग। तो ये पूरा क्या है? एक एक्सिस, इसको अक्ष भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? समुद्र की तली में फैलाव हो रहा है, समुद्र की तली में विस्तार हो रहा है, जिस क्रिया को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग या समुद्र नितल प्रसरण या समुद्र की तली का विस्तार, आप सीधे समुद्र नितल प्रसरण लिख दीजिए इसको, समुद्र नितल प्रसरण। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, समुद्र नितल प्रसरण। इसको किसने कहा? हैरी हेस, हैरी हेस, टूजो विल्सन, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, हैरी हेस। ये नाम ये बहुत बार पूछा गया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे हैरी हेस से है। हैरी हेस ने इसके बारे में बताया। और कहाँ हो रहा है? समुद्र, ये जो इसके रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे या अपसारी प्लेट सीमा के सहारे या डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज हैं उनके सहारे। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखिए दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। दूसरी स्थिति में एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ, एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ और एस्थेनोस्फीयर। अब जब ये टकराएंगी आपस में तो क्या होगा? जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी। और नीचे कहाँ जाएगी टकराने के बाद? फर्स्ट कंडीशन में आप देखिए दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ी, फर्स्ट कंडीशन। और एस्थेनोस्फीयर सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? एक जो
हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, आप कह सकते हैं भारी प्लेट नीचे दब जाएगी और कहाँ जा रही है, एस्थेनोस्फीयर में चला गया इतना हिस्सा। ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी हो गई, ए और बी, और आप देखिए ऐसे एक दिशा में जा रही हैं। एक यहाँ पर ट्रेंच का निर्माण हो रहा है और आप देखिए ये हिस्सा कहाँ चला गया, एस्थेनोस्फीयर में। जब ये एस्थेनोस्फीयर में गया तो ये गलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और हम जानते हैं चट्टानें कुछ लिक्विडिफाइड स्टेट में पहुँच जाती हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते थे सबडक्शन जोन, अधोगमित क्षेत्र। याद रखना है आपको, अधोगमित क्षेत्र, अधोगमित क्षेत्र, सबडक्शन जोन। ये सब पूछे गए हैं। किनारा जहाँ पर गलता है ये क्या है, अधोगमित क्षेत्र, सबडक्शन जोन। और इसको एक और विद्वान थे जिसका नाम था ह्यूगो बेनियॉफ, तो उनके नाम पे बेनियॉफ जोन भी बोल देते हैं, बेनियॉफ जोन। ये भी पूछा गया है। तो कहाँ होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे। हाँ, एक बात तो मैंने बताई नहीं आपको, विनाशात्मक, इनको कहते हैं विनाशात्मक, क्योंकि विनाश हो रहा है। दो प्लेट आपस में टकराई और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई और वो किनारा उसका क्या हुआ, उतना हिस्सा मेल्ट हो गया, विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई, पिघल गई, तो उसको क्या हुआ, विनाश हो गया, प्लेट में क्षय हो गया, वो क्षीण हो गई, तो क्या कहा गया उसको, विनाश हुआ। तो विनाशात्मक किनारा। डेस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, डेस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, बाउंड्रीज, ठीक है। इसको दूसरा नाम कन्वर्जेंट भी कह देते हैं। वो डाइवर्जेंट था और ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट। अपसारी और अभिसारी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है। आपको विशेष क्या ध्यान रखना है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं तब क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा उनके बीच आता है, जमने लगता है और प्लेटों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने लगती है। उनके साइड में मैग्मा, जो एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा है वो जमने लगता है, बेसाल्ट बन जाता है और प्लेटों में के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की घटना वहाँ पर होती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हैरी हेस ने बताया। विनाशात्मक प्लेट किनारों में क्या है, जब दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं, टकराते समय क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। कौन सी जा रही है, भारी वाली नीचे जा रही है। कहाँ जा रही है, एस्थेनोस्फीयर में जा रही है। जिस स्थान पर प्लेट गलती है, मेल्ट होती है, उसको हम सबडक्शन जोन या अधोगमन क्षेत्र या अधोगमन क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ पर प्लेट्स का कोलिजन हो रहा है उसको हम अभिसरण क्षेत्र कहते हैं और कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। और यहाँ इसको बेनियॉफ जोन, जहाँ पर वो प्लेट का टुकड़ा गल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, ये सब आई हुई हैं और आएंगी भी आगे, तो इसलिए आपको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट, अब एक बात अभी बताइए आपसे, अच्छा हाँ, एक चीज़ इसमें और नई आ गई, विनाशात्मक प्लेट किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अभी आपको ही बताया था, जब प्लेट एक दूसरे से अलग होंगी तो अलग हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब टकरा रही हैं तब उनका नेचर डिपेंड कर रहा है। प्लेट्स के बारे में बताया था, एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, एक महासागरीय प्लेट होती है, एक महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट होती है। तो यहाँ पर तीन स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है। तीन स्थितियाँ क्या क्या बनेंगी, एक स्थिति तो ये बनेगी कि दोनों महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएं। जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगी, ट्रेंच बनेगी, उसमें सेडिमेंट भरेंगे और फोल्ड पड़ेगा, फोल्डेड माउंटेन तैयार होगा, भ्रंश बनेगा, ठीक है। खाइयाँ बन सकती हैं, ये आपको याद रखना है। विनाशात्मक प्लेट किनारा यानी जब दो प्लेट्स में, जिसको आप कन्वर्जेंट भी बोल देते हैं, जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो टकराने में तीन स्थितियां बनेंगी। एक स्थिति ये बनेगी कि प्लेट एक महाद्वीपीय, दोनों प्लेट महाद्वीपीय हैं,
नंबर 2, एक प्लेट महाद्वीपीय है, एक महासागरीय है, और क्या होगा, दोनों प्लेट महासागरीय हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब दोनों प्लेट, एक प्लेट महाद्वीपीय एक महासागरीय है, तो क्या होगा, उनमें फोल्ड पड़ेंगे। दूसरी प्लेट अगर एक महासागरी, दोनों महासागरीय हैं, तो जो भारी होगा वो धंस जाएगा, ज्वालामुखी की संभावना बनेगी। और अगर दोनों महाद्वीपीय हैं तो क्या होगा, तब वहाँ ज्वालामुखी की संभावना बहुत कम होगी, भूकंप की संभावना ज़्यादा होगी, और फोल्डेड माउंटेन बनने की संभावना वहाँ भी अधिक रहेगी, जैसा कि भारत में होता है। एक प्लेट महाद्वीपीय है, दूसरी महासागरीय है, ऐसी स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। पैसिफिक और इसमें नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज एंडीज़ की स्थिति देख सकते हैं। उसके बाद आप जो दूसरी स्थिति है दोनों महाद्वीपीय वाली, वो यहाँ देख सकते हैं कि भारत में हिमालय की स्थिति क्या है। यहाँ ज्वालामुखी की क्रिया नहीं देखने को मिलती, भूकंप क्रिया देखने को मिलती है। तो विनाशात्मक प्लेट किनारे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो 3 कंडीशन कौन सी बन रही है, एक प्लेट एक महाद्वीपीय एक महासागरीय है, तब क्या होगा, दोनों प्लेट महाद्वीपीय हैं तो क्या होगा, और दोनों प्लेट महासागरीय हैं तब क्या होगा। 2 स्थिति बताई, एक स्थिति में दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग अलग हो रही हैं, दूसरी स्थिति में दोनों प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं, और तीसरी स्थिति में क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट, यानी एक प्लेट ये है एक ये है, दोनों एक दूसरे के सहारे ऐसे निकलती जा रही हैं। तो आप इसको देख लीजिए कि क्या होगा। एक प्लेट ए इधर जा रही है और एक प्लेट बी वो इधर जा रही है, दोनों एक तरफ भी जा सकती हैं, प्लेट बी, दोनों एक दूसरे के बराबर से निकल गई। तो इस बाउंड्री पर, इस सीमा पर ना तो कोई विनाश हुआ और ना कोई रचना हुई, इसलिए किनारा संरक्षित रहा। इसलिए इस किनारे को हम क्या कह देते हैं, संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। तो पहला क्या हुआ, रचनात्मक किनारा या कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट, दूसरा विनाशात्मक या डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट, और तीसरा संरक्षी प्लेट किनारा या कंजर्वेटिव प्लेट किनारा। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनते हैं, रूपांतर भ्रंश बनते हैं, रूपांतर भ्रंश, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, रूपांतर भ्रंश किसके द्वारा, किसके सहारे बनते हैं, संरक्षी प्लेट किनारों के सहारे, संरक्षी प्लेट सीमाओं के सहारे। और आपने एक सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो सैन एंड्रियास फॉल्ट, यहाँ वर्ल्ड रीजनल स्टडी आप लोग कर चुके हैं, डेली मैं इस बात को कहता हूँ आपको, इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, कहाँ कहाँ वर्ल्ड में फॉल्ट वैलीज़ हैं, कहाँ रिफ्ट वैलीज़ हैं, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी क्या है, डेड सी, डेथ वैली, इस टाइप से कोई भी चीज़ कहाँ आ रही है, आप देखिए सैन एंड्रियास फॉल्ट के बारे में बात आ गई, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में क्या जो फिज़िकल, जो आप रीजनल कर चुके हैं, वर्ल्ड की जो फिजियोग्राफी है वो सब किस प्रकार की है, उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको एक ये आइडिया मिला होगा कि प्लेट्स का क्या मूवमेंट है, किस प्रकार से उनकी गतियाँ हैं, प्लेट क्या हैं, प्लेट को किसने प्लेट नाम दिया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने कहा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट्स की मैकेनिज़्म क्या है। तो ये इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, समझना है, याद करना है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये जो टॉपिक है वो आगे बहुत सारे टॉपिक में काम आएगा। अब बात आती है कि प्लेट्स में मूवमेंट्स कैसे होते हैं, गतियाँ कैसे हो रही हैं, इनकी गति के कारण क्या हैं। तो आप लिख सकते हैं कॉजेज़ ऑफ प्लेट मोशन, या जो फोर्सेस हैं वो कौन से फोर्सेस ऐसे हैं, कौन सा ऐसा बल है जो प्लेट मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, प्लेट की गति के कारण, कॉजेज़ ऑफ प्लेट मूवमेंट्स या प्लेट मोशन, प्लेट
की गति के कारण, या प्लेट में गति के कारण लिख सकते हैं आप, चलिए कोई नहीं, कॉजेज ऑफ प्लेट मोशन। सबसे पहला तो कारण इसका जो है वो घूर्णन गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए आपको याद होगा जिस दिन मैंने पृथ्वी की गतियाँ समझाई थी, आपको बताया था कि पृथ्वी में का रोटेशन क्या है, उसका रेवोल्यूशन क्या है। तो यहाँ हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। रोटेशन की बात करते ही आप देख लीजिए, पृथ्वी आपके सामने उपस्थित हो गई और वेस्ट टू ईस्ट घूमना भी शुरू कर दिया, तो ये इसका रोटेशन है, घूर्णन है। अब देखिए घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर समय आपको अपने दिमाग में रखनी है। घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर आप एक चीज़ ये देखेंगे, और आपको पहले भी बताया है कि जिस स्थान से चलती है उस स्थान पर वापस वो लगभग 24 घंटे में आ जाती है। ठीक है, इस पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है, जो सर्किल हैं इनके घूमने की जो इसकी जो गतियाँ हैं वो कम होती चली जाती है। मतलब क्या कहने का है, इस घूर्णनशील पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तीव्र गति जो इसकी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, और यहाँ सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ कम होता चला जाता है। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अब क्या होगा, जो प्लेट ध्रुवों पर स्थित है वो भूमध्य रेखा की तरफ गतिशील होने लगेगी। अगर कोई प्लेट देशांतरीय स्थिति में फैली हुई है तब क्या होगा, उसका प्रवाह पश्चिम की तरफ होने लगेगा। कोई प्लेट ध्रुवों पर स्थित थी, भारतीय प्लेट आप देखिए ये पूरी ध्रुवों पर स्थित थी, और कहाँ गति होने लगी, भूमध्य रेखा की तरफ। तो भारतीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भूमध्य रेखा से उत्तर पहुँचा है, बाकी का सारा हिस्सा जो है भूमध्य रेखा के अभी भी दक्षिण ही है, और इसकी गति अभी भी कहाँ हो रही है, इधर उत्तर की ओर ही हो रही है, भूमध्य रेखा की तरफ ही हो रही है। दूसरा, अभी बताया कि अगर कोई देशांतरीय रूप में फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण फैली हुई है, ठीक है, तो पृथ्वी के इस घूर्णन के कारण क्या हो रहा है, उस प्लेट में गति पश्चिम की तरफ हो रही है। देखिए आप, तो पहला कारण तो जो प्लेट में मूवमेंट्स का है वो क्या है, वो है इसका रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसकी घूर्णन गति। और घूर्णन गति में आपको बताया कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखीय भाग पृथ्वी का सबसे तीव्र गति से घूमता है, और तीव्र गति से घूमने के कारण घूमता है, वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा रहता है। इस कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ध्रुवों तक कम होता चला जाता है। इसी कारण प्लेटों की जो प्लेट में गति है वो उत्पन्न हो रही है। इस पूरी क्रिया का अध्ययन आयलर नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने किया। उनके नाम पर इसको आयलर गतियाँ या आयलर का सिद्धांत भी कह देते हैं। प्लेट की गति के जो कारण थे, प्लेट मूवमेंट्स के जो कॉजेज़ हैं, उस कॉजेज़ में जो पहला कॉज है वो उसका रोटेशन ऑफ द अर्थ है। रोटेशन ऑफ द अर्थ में जो बातें अभी मैंने बताई, इन सब का स्टडी किसने किया था, एक आयलर नाम के विद्वान थे, और इनके अध्ययन के कारण, इस अध्ययन के कारण इनको आयलर सिद्धांत भी कहा जाने लगा है। ये भी आया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगला पॉइंट है वो है आपका, ये नंबर 1 था, रोटेशन ऑफ द अर्थ। दूसरा है हॉट स्पॉट। दूसरा क्या है, हॉट स्पॉट। इसमें आप को बताया गया है कि मेंटल के बारे में आपने पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, एस्थेनोस्फीयर,
और एस्थेनोस्फीयर में आपको याद होगा एक बात मैंने बताई थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं भूगर्भ में, जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है और वहाँ से जो वेव्स हैं उनका प्रवाह पृथ्वी के अंदर से बाहर की ओर होता है। ये बात मैंने आपको किसी क्लास में बताई थी, आज फिर वो बात रिपीट हो रही है। उस बात की बहुत बड़ा यहाँ पे उस बात का इम्पोर्टेंस है हॉट स्पॉट के रूप में। हॉट स्पॉट क्या, मेंटल के कुछ भाग में हॉट स्पॉट मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी जनरेट हो जाती है कुछ स्थानों पर। तो जिन स्थानों से वो ऊर्जा निकलती है उन स्थानों को हॉट स्पॉट या गर्म बिंदु कहते हैं। उन स्थानों से ऊर्जा बेलनाकार तरंगों के रूप में निकलती है, सिलिंड्रिकल वेव्स के रूप में निकलती है, जिन वेव्स को हम प्लूम कहते हैं। प्लूम ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के जो प्लेट्स वाला भाग है उस प्लेट्स के भाग के नीचे क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा जिन जिन स्थानों पर उत्पन्न होती है उनको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। और वहाँ से जो ऊर्जा है वो कन्वेक्शनल करंट के रूप में, संवहन तरंगों के रूप में ऊपर आनी शुरू होती है और बेलनाकार रूप में आती है। उस बेलनाकार रूप को क्या, तरंग को क्या कह देते हैं, प्लूम कह देते हैं, प्लूम। और वो प्लूम क्या करती है, सपोज़ दैट आपके पास ये प्लेट अगर है तो इस प्लेट में यहाँ पे फोर्स करेगी, टक्कर मारेगी। और एस्थेनोस्फीयर में जो तापमान ज़्यादा है उसके कारण क्या है, इस प्लेट का कुछ भाग मेल्ट हो जाता है। तो वो गति तो उसमें वैसे ही उत्पन्न हो रही है और यहाँ से ये इसको फोर्स कर रहा है और किसी एक किनारे को उठा रहा है। जब किसी एक किनारे को उठा रहा है तो इसमें गति उत्पन्न हुई। ठीक, तो आपको ये कारण समझ में आए होंगे कि प्लेट्स में जो मूवमेंट्स हो रहा है वो उसका क्या कारण है। जो इतनी बड़ी बड़ी ये टुकड़े हैं, इन टुकड़ों के अंदर, टुकड़ों के नीचे यानी गहराई की बात हो रही है, गहराई से क्या होता है, इसमें प्लूम्स आते हैं और वो प्लूम्स इस पर फोर्स करते हैं, टक्कर मारते हैं और कोई एक भाग उठ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। तो प्लेट्स का जो मूवमेंट है उसका स्पष्टीकरण आपको हो गया होगा। एक तो पृथ्वी का घूर्णन होता है और दूसरा क्या होता है, हॉट स्पॉट होते हैं। और हॉट स्पॉट का एक एग्जांपल हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के बारे में आपने सुना होगा। हवाई द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में। यहाँ इसमें नहीं दिया है, आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे प्रशांत महासागर, और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। तो हवाई द्वीप के हॉट स्पॉट के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ज्वालामुखी क्रिया वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब आप उसमें हवाई द्वीप के बारे में सुनेंगे क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एस्थेनोस्फीयर में जो हॉट स्पॉट यानी मेंटल के भाग में हॉट स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट से बेलनाकार तरंगें निकलती हैं जिनको प्लूम कहते हैं। और वो प्लूम क्या करती हैं, इसको फोर्स करती हैं और फोर्स करने से इसमें टक्कर मारती हैं। टक्कर मारने से क्या होता है, इसमें गतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये प्लेट की बात थी। अब इसके हम साक्ष्य क्या माने, कैसे माने, तो ज्वालामुखी क्रिया कैसे हो रही है, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में भी अभी बताया कि किस प्रकार के किनारे कैसा टकराव हो रहा है। तो ज्वालामुखी क्रिया आपने देखा कि जब दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं, एक प्लेट दूसरी के नीचे गई और क्या हुआ, वहाँ पे वो पिघली, तरलावस्था में आई और वो मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा और वो सरफेस को फोड़ कर जब बाहर निकल आता है, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, ज्वालामुखी उद्गार हो गया। इसी तरह से जब उसने टक्कर मारी और टक्कर मार के बाहर नहीं निकल पाया तो कंपन आया, जो सतह हुई, ये टकराव हुआ, टकराव से एक प्लेट नीचे गई और नीचे जाने के बाद वो मेल्ट हुई और मेल्ट होने के बाद फिर से मैग्मा बना, ऊर्जा निकली। वो ऊर्जा कहाँ जाएगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी और वो सरफेस पे टक्कर मारेगी और टक्कर मारने से अगर वो बाहर नहीं निकल पाती है तो कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होता है तो वो भूकंप का रूप लेता है। ज्वालामुखी के बारे में अभी आपको बताया कि आइलैंड आर्क्स बनते हैं, द्वीपीय चाप, द्वीपीय चाप जिसको आइलैंड आर्क्स या फेस्टून्स बोल देते हैं। और बलित पर्वत के बारे में बताया। जब भारत और यूरेशियाई प्लेट का टकराव हुआ, इनके बीच में जो भूसन्नति बनी, जियोसिंक्लाइन थी, टेथिस, उसमें फोल्ड पड़े, उसमें अवसाद हुआ, अवसाद में फोल्ड बने और हिमालय का निर्माण हुआ।
महाद्वीपों में विस्थापन की बात अगर हम करें तो भी आप देखिए कि ये जो प्लेट है, पूरी प्लेट चल रही है, पूरी प्लेट गतिमान है और पूरी प्लेट इस दक्षिण गोलार्ध से इधर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ गति हो रही है। तो आप देखें जो महाद्वीप है इसमें, उसमें खिसकाव हो रहा है, जो महासागरीय भाग है उसमें भी खिसकाव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लेट विवर्तनिकी की बात हमने की। तो प्लेट विवर्तनिकी में आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्लेट्स क्या होती हैं, उनका जो मैकेनिज़्म है उसको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेट शब्द किसने कहा, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में किसने बताया, प्लेट की क्रियाएं किस प्रकार से हैं, प्लेट की बाउंड्री क्या है, प्लेट की सीमाएं क्या हैं, प्लेट के किनारे क्या हैं, और उन जो प्लेट बाउंड्रीज़ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उन बाउंड्रीज़ का क्या रोल होता है, उनमें कॉलिजन किस टाइप से हो रहा है, प्लेट किस प्रकार से एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो रचना हो रही है, इसलिए रचनात्मक किनारा बोलते हैं। समुद्र का तल फैल रहा है तो उसको क्या बोला, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को किसने कहा, हैरी हेस ने बताया। ठीक, तो जितनी बातें अभी मैंने लगातार अभी समराइज़ की हैं वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीनों किनारे याद रखने हैं, तीनों किनारे के जो आपको डबल ट्रिपल नेम्स आपको बताए वो सारे नेम्स याद रखने हैं। तो उसकी गतियाँ क्या हैं, गतियों के लिए आपको हॉट स्पॉट वाला जो पॉइंट है वो बहुत ध्यान रखना है कि हॉट स्पॉट क्या है, प्लूम्स क्या हैं, कहाँ से हो रहा है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर, मेंटल, लिथोस्फीयर, प्लेट्स में महाद्वीप और महासागरों में गहराइयाँ कितनी कितनी हैं, कौन सी प्लेट भारी होती है, कौन सी प्लेट हल्की होती है, जब टकराएंगी तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, और उस पार्ट को पर्टिकुलर क्या नाम बोलते हैं, सबडक्शन जोन, बेनियफ जोन, अभिसरण क्षेत्र, इस टाइप के जो नाम, जो टेक्निकल नेम्स हमने आज लिए वो सब आपको याद रखने हैं। वो सब क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल चुका था। तो एक बार आप इसको फिर ध्यान से, मुझे लगता है आपने सुना होगा, और एक बार रिवीजन कीजिए, इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैप आपके सामने यहाँ लगाया है, इस मैप का आप बहुत स्टडी अच्छे से करेंगे। अगर आपको प्लेट्स की बाउंड्री नहीं पता होगी तो आप बाकी चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं कम से कम उनके बारे में आप डिटेल ज़रूर कर लीजिए, जिसमें अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये 7 बड़ी प्लेट्स के बारे में, इनकी बाउंड्रीज़ के बारे में। और इनकी बाउंड्री जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा रीजनल स्टडी तैयार हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट तैयार हो जाएंगे कि फेस्टून्स क्या होते हैं, आइलैंड आर्क्स क्या होते हैं, ट्रेंचेस क्या हैं, ट्रेंचेस कहाँ पे मिल रही है, क्वेश्चन आप याद करते हैं कि ये सबसे डीपेस्ट ट्रेंच के कौन सी है, माउंटेन कौन सा है, कहाँ कौन सा फोल्डेड माउंटेन है। तो आप देख लीजिए रॉकीज़, एंडीज़, हिमालय, ये सब प्लेट्स के मूवमेंट के थ्रू ही बने हैं। उसके अलावा मिड अटलांटिक रिज, इसका अपना एक अलग रोल है। आप अरेबियन सी में देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ल्सबर्ग रिज होता है, तो वो कार्ल्सबर्ग रिज भी काफ़ी कंपटीशंस में आता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लेट का जो बाउंड्रीज़ हैं, उन्हीं बाउंड्रीज़ पे सारा का सारा जो लैंड फॉर्म्स है वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।